तो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया गया था, जो कि कंपैरेटिव एनालिसिस के टर्म में बताया गया था। कंपैरेटिव एनालिसिस बोलने का मतलब क्या है? कंपैरेटिव एनालिसिस बोलने का मतलब है जो आपको कंपेयर हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बीच में। तो पिछले क्लास में हम लोग पूरा बात को क्लियर किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के कंसेप्ट में। आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। किसको जानेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। बारी बारी से बढ़िया से इसको ध्यान देंगे, क्योंकि इस बार इस पैटर्न में आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाया गया है। और चूंकि आप जान रहे हो कि ये जो आपका लेवल है बिल्कुल एडवांस तरह से तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि आपको अच्छा से अच्छा लेवल तैयार होकर के अच्छा से अच्छा एग्जामिनेशन के लिए आप तैयार हो सके। ठीक है, अब थोड़ा इस बात पे ध्यान देंगे कि जो बात आपको आज बताया जा रहा है इसको गहराई से थोड़ा सिंसियरिटी के साथ ध्यान दें। ठीक है, और पूरा फोकस बनाएं जब तक ये क्लास आपका चलता है, क्योंकि ये क्लास आप लोग देख रहे हैं कि रेगुलरली आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है और इसी तरह से आपको क्लास रेगुलरली प्रोवाइड कराया जाता रहेगा। इस बार आपको 3 प्रकार से क्लास दिया जाने का प्लान है। पहला ग्रामेटिकल सेक्शन जो अभी आपका चल रहा है, इसके अलावा वोकैब सेक्शन और कंप्रीहेंशन सेक्शन आपका आने वाला है। तो रेगुलरली क्लास का मजा उठाते रहिए, आपको इसका बेनिफिट लगातार मिलता रहेगा। और आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एडवांस सेक्शन के बारे में। ठीक है, जो कि हम पिछले क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जाने, और आज की क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं वही आपका एडवांस टेंस कंपैरेटिव एनालिसिस के बारे में। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले। अब देखिए, इस बात को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के टर्म में ये बात शुरू हो रहा है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टर्म में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टर्म टेंस को यदि हम देखें, किसको? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यदि हम देखते हैं तो एक बात थोड़ा आप समझिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये रिप्रेजेंट किसको करता है, ये रिप्रेजेंट करने का काम किसको करता है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको लाइव एक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। लाइव एक्शन बोलने का मतलब क्या है? जो अभी हम वर्तमान में जो काम कर रहे हैं, अभी जो हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम व्यस्त हैं, है ना, अभी जो लगातार जो काम चल रहा है, यही हमारा लाइव एक्शन है। ठीक है, तो इसके लिए जैसे देखिए, ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये आपको मेंशन करता है टू मेंशन ए लाइव एक्शन। अब इसको बताने के लिए आपके सामने कुछ स्पेसिफिक क्या है? कीवर्ड्स है। क्या है बाबू? कीवर्ड्स है। अब ये कीवर्ड जो आपके सामने है, ये देखिए आमतौर पे ये जो कीवर्ड है, किसका कीवर्ड है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कीवर्ड है। और ये क्या कर रहा है? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे हम यदि कंटिन्यूअस टेंस को बोले, लाइव एक्शन को क्या बोल सकते हैं? जैसे एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे जिस टाइम में हम बात कर रहे हैं, अभी जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, रेगुलरली इसी टाइम में जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं हमको रिप्रेजेंट कराता है क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, आप अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। अभी आप बैठे हैं, हम खड़ी हैं, है ना, ये जितना भी कंसेप्ट है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कंसेप्ट है, क्योंकि प्रेजेंट में हम बात को क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। अभी हम आपको समझा रहे हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्योंकि प्रेजेंट में अभी लाइव एक्शन हो रहा है और इसको आप क्या कर रहे हो? रेगुलरली ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना। अब जैसे देखिएगा, आपके सामने कुछ पॉइंट है। पॉइंट क्या है, बात को समझिएगा। आपका चूंकि आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इजम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। अब देखो आपके सामने एक वर्ड आया है, कीवर्ड। क्या आया है? कीवर्ड। यहीं से तो हमारा एडवांस टेंस का कांसेप्ट शुरू होता है, यहीं पर से हमारा एडवांस टेंस का कांसेप्ट शुरू होता है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे? कीवर्ड लिखे। कीवर्ड मतलब आपके सामने देखिए यहाँ पे कीवर्ड है क्या? नाउ। क्या है? नाउ। इसके अलावा क्या है? एट दिस टाइम या फिर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यदि आपका सेंटेंस के अंत में क्या मिलता है? नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे आई एम रीडिंग नाउ, आई एम रीडिंग एट दिस टाइम, आई एम रीडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो यदि ये टर्म यदि आपको सेंटेंस के अंत में मिलता है तो आप कहोगे ये तीनों वर्ड। यदि सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलता है तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो कीवर्ड्स है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा आपके सामने कुछ कीवर्ड है। क्या है? देखिएगा, इसके अलावा एक और कीवर्ड है। क्या है? राइट नाउ, है ना। क्या क्या है? नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट नाउ।
इसके अलावा मान लीजिए आपके पास सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपके पास है इज एम आर, और उसके बाद आपके पास है कीवर्ड, यानी मेन वर्ब से जस्ट पहले और मेन वर्ब से जस्ट पहले, V4 से जस्ट पहले और इज एम आर के जस्ट बाद। इसमें कौन कौन सा है, करेंटली है और प्रेजेंटली है, करेंटली है और प्रेजेंटली। बात क्लियर? फिर से एक बार बात को सुने, फिर से बात को समझिएगा। आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम लोग बात किए किस चीज के बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आमतौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट, और इसके लास्ट में यदि हम कुछ कीवर्ड का यूज करते हैं तो ये कीवर्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही होना चाहिए, जिसमें आपका आता है नाउ। जैसे भी हम काम कर रहे हैं, एट दिस टाइम, अभी हम काम कर रहे हैं, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इसी टाइम जो टाइम सारणी उसी में जो फिक्स टाइम में हम काम कर रहे हैं, है ना, राइट नाउ, तुम अभी जस्ट, है ना, क्या कर रहा है। इसके अलावा मान लीजिए आपको सेंटेंस के लास्ट में यूज हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले, कुछ ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले यूज हो सकता है, जैसे करेंटली और प्रेजेंटली है। कि आप इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस पहले देखो, अपने आप ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा, अपने आप आपका ये कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, देखिएगा। देखिए, इससे रिलेटेड पहले हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखिए आप इससे रिलेटेड आपके सामने कुछ 3 एग्जांपल है। ठीक है, अब एग्जांपल है, ठीक है, ये क्या है अपने आप में एग्जांपल है, क्वेश्चन नहीं, ये क्या है एग्जांपल्स है, ये आपका कुछ एग्जांपल्स है। ठीक है, एग्जांपल क्या है, जैसे राहुल इज रीडिंग अ नोवेल, राहुल जो एक उपन्यास पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ कब रहा है, अभी जस्ट पढ़ रहा है। तो ये नाउ का यूज हम कब किए, सेंटेंस के अंत में किए। जब सेंटेंस के अंत में किए तो हमारा सेंटेंस क्या चाहिए, सही हुआ। लेकिन मान लो कि हम इसी बात को ऐसे लिखते, राहुल इज, आदि हम लिखते राहुल इज नाउ रीडिंग ए नोवेल, रीडिंग अ नोवेल। ठीक है, आपके सामने हम ये लिखते हैं, राहुल इज नाउ रीडिंग ए नोवेल। तो क्या हमें राहुल इज रीडिंग से पहले यदि नाउ का यूज करें, राहुल इज नाउ रीडिंग, तो क्या सेंटेंस सही होता? ऑब्वियसली ये गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि अभी हम जस्ट बोले कि जो नाउ है सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे। अगला देखिए क्या है, सी इज गोइंग टू गोवा, सी इज गोइंग टू गोवा राइट नाउ, वो अभी के अभी कहाँ जा रही है, गोवा जा रही है। ठीक है, तो अभी के अभी गोवा जा रही है, यानी ये आपका राइट नाउ क्या है, एक कीवर्ड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो सेंटेंस के आखिरकार में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखना, द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करेंटली। अब ये जो सेंटेंस है ये किसको रिप्रेजेंट करा रहा है, ये सेंटेंस आप देखो, ये आपको किस चीज को रिप्रेजेंट करा रहा है, बहुत फेमस सेंटेंस है, आप लोग कई बार इसको बोलते भी होंगे। द कस्टमर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करेंटली स्पीकिंग टू समवन एल्स, है ना। अब ये जो है स्पीकिंग से जस्ट पहले आप यूज किए किसका, करेंटली का। ठीक है, स्पीकिंग से जस्ट पहले आप यूज किए करेंटली का। अभी हम 4 वर्ड जाने, 4 वर्ड कौन कौन था, नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये जो 4 वर्ड था सेंटेंस में सबसे अंत में यूज कर रहे थे। इसके अलावा यदि बात करें जो आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद जो कीवर्ड यूज कर रहे हैं उसमें करेंटली और प्रेजेंटली है, जो कि मेन वर्ब से पहले आप यूज कर रहे हो। क्लियर? आगे थोड़ा चलते हैं हम लोग, बात को थोड़ा समझिएगा। ठीक है, आज के क्लास में आप लोगों के लिए भरपूर क्वेश्चंस भी है। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन का कोई कमी आप लोग के लिए आज के क्लास में नहीं है। देखिएगा, अब इस बात को पहले समझने के लिए पहले मेरी बात को बढ़िया सुनिएगा। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है पढ़ने के अलावा भी आप कोई और काम कर रहे हो। जैसे मान लीजिए कुछ व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए दिल्ली या पटना काम करने के लिए गया है, दिल्ली या पटना काम करने के लिए दिन भर बेचारा काम कर रहा है, लेकिन शाम में समय निकाल के थोड़ा सा पढ़ भी रहा हो। या फिर कोई विद्यार्थी ऐसा हो जो दिल्ली या पटना पढ़ने के लिए गया हो, लेकिन थोड़ा सा अपना
इकोनॉमिकल स्थिति को देखते हुए शाम में थोड़ा हो सकता है घंटा 2 घंटा भर के लिए काम भी करता हूँ, यानी एक काम के साथ साथ दूसरा काम को भी वो कर रहा है। जब ऐसा स्थिति पैदा होता है तो हम क्या बोलते हैं, ये पैरेलल एक्शन है। कैसा एक्शन है, पैरेलल एक्शन। मतलब पैरेलल एक्शन बोलने का मतलब ये है कि हमारा एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी चल रहा है। फिर से सुनना, हमारा एक काम के साथ साथ दूसरा काम चल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल एक्शन। क्योंकि ये आपका कंटिन्यूअस फेज में रेगुलरली आप इस काम को कर रहे हो ना, तो ये आपका ये काम रेगुलरली आप कर रहे हो, तो ऐसा कंडीशन में इस प्रकार के काम को हम लोग कहते हैं क्या चीज, पैरेलल एक्शन। क्या कहते हैं, पैरेलल एक्शन। इसीलिए हम सबसे पहले हम यहाँ पे एक बात लिखेंगे क्या, टू मेंशन ए पैरेलल एक्शन। क्या लिखें जरा देखिएगा इसको, टू मेंशन ए पैरेलल एक्शन। अब इस एक्शन को रिप्रेजेंट कराने के लिए किस प्रकार का वर्ड होता है, तो इस एक्शन को रिप्रेजेंट कराने के लिए आपके सामने है दीज डेज, नाउ अ डे। दीज डेज, इसके अलावा नाउ अ डे। अब देखो, अब इसी पैरेलल एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब अभी के अभी जो काम हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये काम मेरे लाइफ में सर्वाइव हो रहा है। ठीक है, इस एक काम जैसे भी हम आपको पढ़ा रहे, तो हो सकता है पढ़ाने के अलावा और हम कोई काम कर रहे हो। ठीक है, तो पढ़ाने के अलावा जो हम काम कर रहे हैं, क्या वो काम अभी जस्ट कर रहे हैं, एकदम नहीं। बात को नहीं समझना, पढ़ाने के अलावा जो काम हम कर रहे हैं, क्या वो काम अभी हम जस्ट कर रहे हैं, एकदम नहीं कर रहे बाबू। तो इससे बात क्या समझ में आया कि पढ़ाने के अलावा जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा क्या है, पैरेलल एक्शन है। यानी ये काम अभी हम नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम क्या बोले, नॉट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अभी जस्ट के जस्ट में काम नहीं कर रहे। ठीक है, अब देखिएगा इससे रिलेटेड हम आपके सामने कुछ एग्जांपल दीजिए। जैसे मोहित इज ज्वाइनिंग एमएससी दिस डेज। मोहित जो है एमएससी कर रहा है, मास्टर ऑफ साइंस कर रहा है इन दिनों, है ना। इन दिनों वो क्या कर रहा है, वो मास्टर ऑफ साइंस कर रहा है। मतलब मास्टर ऑफ साइंस करने के अलावा भी वो कुछ ना कुछ कर रहा है। ठीक है, पढ़ाई तो उसका जारी है, लेकिन इसके अलावा भी वो कुछ ना कुछ कर रहा है। कहता है आई एम टीचिंग इन विजार्ड कोचिंग सेंटर, आई एम टीचिंग इन विजार्ड कोचिंग सेंटर नाउ अ डे, नाउ अ डे। यानी अभी हम कुछ काम करने के अलावा विजार्ड कोचिंग सेंटर में क्या कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, है ना। मतलब ये क्या है कि हम और कोई काम कर रहे हैं और विजार्ड कोचिंग सेंटर में पढ़ा भी रहे हैं, जिससे हमारा कुछ आमदनी हो पा रहा है, जिससे हमारा लाइफ थोड़ा सा सर्वाइव हो पा रहा है। ठीक है, क्लियर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग में क्या अंतर है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मतलब कि जिस काम को भी हम लगातार कर रहे हैं, ठीक है, और नॉट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मतलब एक काम हम कर रहे हैं लेकिन इसके अलावा भी एक काम कर रहे हैं। इसीलिए एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग को हम क्या कहें, टू लाइव एक्शन, टू मेंशन लाइव एक्शन। और नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग को हमने क्या कहा, टू मेंशन ए पैरेलल एक्शन। पैरेलल एक्शन मतलब कि एक काम के साथ साथ एक और काम हम, या फिर और भी कोई काम हम कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि एक काम करें, इसके अलावा 2 4 5 जो भी। पैरेलल एक्शन बोलने मतलब क्या हुआ कि पैरेलल एक्शन हमारा ये हुआ जो बहुत दूर जाने के बाद इंटरसेक्ट नहीं करता है। मतलब हम शायद यहाँ पे से आपका इंग्लिश में तो मैथ की बात नहीं करना चाहेंगे, मतलब कि हम एक काम को कर रहे हैं, इसके अलावा भी हम कोई ना कोई काम में इंगेज हैं। ठीक है, इसके अलावा हम थोड़ा आगे बात को लेकर चलते हैं। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि हमारा लाइव एक्शन क्या है और पैरेलल एक्शन क्या है। ठीक है, क्लियर। लाइव एक्शन क्या है और पैरेलल एक्शन क्या है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। अब देखिए, अब क्या है, आपके सामने एक छोटा सा बात लिखा गया है। इस बात को बड़ी गहराई से ध्यान दीजिएगा। आपके सामने एक छोटा सा बात लिखा गया है, इस बात को बहुत गहराई से ध्यान दीजिएगा। क्या है, द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ब। आपके सामने कुछ वर्ब दिया गया है नीचे में। द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ब आर जनरली यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये जितना भी आप लोग देख रहे हैं ना, जैसे सी हो गया, टच हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, ये सारा का सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। इन द प्लेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये सारा वर्ड आपका यूज नहीं होगा, बल्कि यूज होगा किसी में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कौन कौन सा बात है। सबसे पहला आपके सामने है सेंस। क्या है, सेंस। सेंस में कौन कौन सा वर्ब आता है आपका, सी, टच, टेस्ट और स्मेल।
ठीक है। इसके अलावा फीलिंग, क्या फीलिंग, फीलिंग में कौन कौन सा आता है, लव, हेट, लाइक, एडोर, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट। इसके अलावा और भी आते हैं। इसके अलावा हम बोल सकते हैं मेंटल प्रोसेस, जिस बात को हम सोचते हैं, जैसे नो, जानना, हम आपको जान रहे हैं, तो जाने कब, जब रेगुलरली हम आपसे बात करेंगे तो बात करके हम आपको जानेंगे, जिसमें हमारा मेंटल प्रोसेस, माइंड काम करता है। थिंक, सोचने में तो ऑब्वियसली करता है। अंडरस्टैंड, किसी को समझने में भी हमारा माइंड काम करता है, मेंटल प्रोसेस का ही पार्ट हुआ। पोसेशन मतलब बोल सकते हैं इसमें अधिकार हमारा हो, जैसे हैव, वांट, बिलोंग, ऑन, ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्या, पोसेशन, ठीक है। इसके अलावा अपीयरेंस, अपीयरेंस का बात किया जाए तो लुक, अपीयर, सीम, ये हमारा टाइप है किसका, अपीयरेंस का। इसके अलावा मिसलेनियस के अंदर बात करें तो मैटर, इक्वल, बैलेंस, ये हमारा टर्म है किसका, किसका, मिसलेनियस का। टोटल मिलाकर हमने 6 टर्म के बारे में बात किया। कौन कौन, सबसे पहला क्या है आपका, सबसे पहला देखते जाना, सबसे पहला आपका क्या है, सेंस, सबसे पहला सेंस, दूसरा फीलिंग, दूसरा फीलिंग, तीसरा मेंटल प्रोसेस, तीसरा क्या है, मेंटल प्रोसेस, पीछे से बोलना है, तीसरा क्या है, मेंटल प्रोसेस, चौथा पोसेशन, पांचवा अपीयरेंस और छठा मिसलेनियस। एक बार फिर से जरा बोलेंगे, पहला क्या है, सेंस, पहला सेंस, दूसरा फीलिंग, तीसरा मेंटल प्रोसेस, चौथा पोसेशन, पांचवा अपीयरेंस, छठा मेंटल प्रोसेस। इसके अंदर कुछ भाव आ रहे हैं, ठीक है। अब इन भाव से रिलेटेड पहले हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन है स्क्रीन पे है, आई होप आपके सामने कुछ क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन को यदि आप देखोगे तो सबसे पहले आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, आई एम सीइंग यू, ठीक है। सी इज रिस्पेक्टिंग हर पेरेंट्स, राज इज बिलीविंग अस, ही इज सीमिंग अनहैप्पी टुडे, केशव इज नीडिंग सम कॉमन सेंस, ही इज वांटिंग ए न्यू बैग। क्लियर। अब इन सभी सेंटेंस में गलती क्या है, इस बात को पहले हम लोग समझते हैं। क्या है, कह रहा आई एम सीइंग यू, आई एम सीइंग यू। अभी सेंटेंस को हम देखें तो इसमें क्या मिस्टेक है, तो देखिए यहाँ पे आई एम सीइंग यू, और ये जो सी है किसको रिप्रेजेंट कराता है, सेंस को, किसको, सेंस को। तो यहाँ पे सी एम सीइंग की जगह हम लोग यूज करना चाहेंगे किसका, सी का, किसका यूज करेंगे बाबू, सी का, और रिप्रेजेंट करा रहा है किसको, सेंस को। बात क्लियर। अगला देखो, सी इज रिस्पेक्टिंग हर पेरेंट्स, तो आप लोग बताना यहाँ पे रिस्पेक्टिंग की जगह हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रिस्पेक्ट्स, ठीक है, क्या लिखेंगे, रिस्पेक्ट्स। अगला सेंटेंस है आपके सामने, राज इज बिलीविंग अस, तो बिलीविंग की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, बिलीव्स, क्या लिखेंगे, बिलीव्स, ठीक है। अगला क्या है, ही इज सीमिंग अनहैप्पी टुडे, अनहैप्पी टुडे है, इस सीमिंग की जगह हम लोग यूज करेंगे किसका, सीम्स का, किसका यूज करेंगे, सीम्स का, ठीक है। अगला है केशव इज नीडिंग सम कॉमन सेंस। अब देखो यहाँ पे क्या है, नीडिंग, नीडिंग की जगह हम यूज करना चाहेंगे क्या चीज, नीड्स का, किसका यूज करेंगे, नीड्स का। अगला क्या है, ही इज वांटिंग ए न्यू बैग, है ना। यहाँ पे इज वांटिंग की जगह हम यूज करना चाहेंगे क्या चीज, ओनली वांट्स, क्या यूज करना चाहेंगे बाबू, वांट्स। क्लियर, आया बात सही में। क्यों, क्योंकि हम अभी आपको जस्ट बताएं एक कैटेगरी था, पूरा बात को बड़े सुनना, द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ब इन द प्लेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ब। आपके सामने कुछ वर्ब्स था जिसमें आपको, अब द फॉलोइंग कैटेगरी में था क्या क्या, आपका था सेंस, फीलिंग, अपीयरेंस, सेंस, फीलिंग, अपीयरेंस, पोसेशन, मेंटल प्रोसेस और मिसलेनियस। ये 6 आपका सेंस था जिसमें
ये आपको हम बताना चाहिए कि ये वर्ब यदि आपका आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जगह पे हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे, और उसके अंदर आने वाला जितना भी वर्ब्स था हम इसका यूज कहाँ पे किए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर? थोड़ा सा इससे हम आगे यदि चले तो थोड़ा सा आगे चलकर हम बात करना चाहेंगे, थोड़ा सा देखिएगा आगे। देखते हैं सर आगे कुछ। अब ये जो सवाल है आपका एडवांस क्वेश्चंस पे आधारित है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप लोग गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपके सामने कुछ सवाल लिखा गया है, आई हैव या आर हैविंग, आई हैव या आर हैविंग ए ह्यूज हाउस है। देखो तो क्या है, आई हैव या आर हैविंग ए ह्यूज हाउस, ठीक है, क्लियर। दूसरा है द गेस्ट्स हैव आर हैविंग डिनर, क्लियर। तीसरा सवाल है वी हैव आर हैविंग ए राइड इन विंटेज कार। इसके बाद आपके सामने सवाल है माय फ्रेंड्स हैव या आर हैविंग फन इन गोवा। एंड लास्ट सवाल है आपका आई हैव या एम हैविंग ए कप ऑफ टी। 5 सवाल आप लोग के सामने दिया गया है। कितना सवाल है आप लोग के सामने? 5 सवाल है, ठीक है। अब सबसे बड़ा बात यह है कि यहाँ पे हम हैव का यूज करें या एम हैविंग का, ठीक है, या आर हैविंग जो भी आपका है। तो यानी ये जो आपका हैव है और आर हैविंग जो है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा है। और थोड़ा सा पहले हम इस बात को पहले समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है जनरल सेंस में, बढ़िया सुनना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जनरल सेंस में सभी को रिप्रेजेंट कराने के लिए आता है कॉमन टू ऑल, ठीक है। क्या बोले? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये यूज होता है आपको जनरल सेंस में, जनरल सेंस में आपका यूज होता है जनरल सेंस में होता है। किस चीज के लिए होता है? सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए, कॉमन टू ऑल, ये सभी को रिप्रेजेंट कराने के लिए यूज होता है, ठीक है, क्लियर। और यदि हम बात करें, अब देखिए इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तो ये स्पेसिफिक सेंस में यूज होता है, ठीक है, क्लियर। ये आपका स्पेसिफिक सेंस में, थोड़ा मिस्टेक हो गया मीनिंग में, स्पेसिफिक, ठीक है। एक आपको सभी को रिप्रेजेंट कराने के लिए यूज हो रहा है और एक जो है आपको रिप्रेजेंट हो रहा है किस चीज के लिए? स्पेसिफिक सेंस पे रिप्रेजेंट कराने के लिए। सबसे पहला सवाल आप लोग के सामने है दे हैव या आर हैविंग ए ह्यूज हाउस। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, ये आपको क्या बोल रहा है कि दे हैव, तो ये तो सभी के लिए बोल रहा है ना, ये सभी के लिए बोल रहा है। जब सभी के लिए बोल रहा है तो हमें यहाँ पे यूज करेंगे किसका? हैव का। बात क्लियर। अगला क्या है? द गेस्ट्स हैव या आर हैविंग डिनर। अब देखो ये जो है ऑब्वियसली है किस चीज के बारे में बोल दिया? खाने से रिलेटेड बोल दिया। किससे रिलेटेड बोल दिया? खाने से रिलेटेड बोल दिया। और खाने से रिलेटेड बोल दिया तो ये आपके लिए ऑब्वियसली कि स्पेसिफिक सेंस में आया। क्यों? क्योंकि जो गेस्ट है वो आपके लिए स्पेसिफिक ही होंगे, क्लियर। अगला आपके सामने एक सवाल है बी हैव या आर हैविंग ए राइड इन विंटेज कार, ठीक है। क्या बोल रहा है? बी हैव या आर हैविंग राइड इन ए विंटेज कार। अब विंटेज कार मतलब क्या चीज होता है? एक ऐसा गाड़ी जो पुराना जमाना का हो लेकिन उस समय वो शान का एक प्रतीक हुआ करता हो। जैसे मान लीजिए एक एम्बेसडर गाड़ी है, ठीक है। बहुत सारा गाड़ी हो सकता है, जस्ट लाइक मान लो भाई तुमको जिस प्रकार का गाड़ी समझ में आए, ये गाड़ी इस टाइप का चलता था एम्बेसडर, शायद आप लोग देखे होंगे, इस टाइप का एक गाड़ी चलता था एम्बेसडर। भाई पूरा बढ़िया से तो बन नहीं सकता है हमसे, हम तो ड्राइंग वगैरह बनाते हैं नहीं, लेकिन थोड़ा सा बात को समझिएगा। मान लीजिए इस टाइप में आपके सामने एक गाड़ी है, ठीक है, ये आगे की ओर चलेगा, ठीक है।
एक ही जैसा लग रहा है ना। तो ये मान लीजिए आपके सामने एक गाड़ी जो विंटेज कार है, ये एक समय में किसी को बहुत ज्यादा पसंद हुआ करता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी हैव या आर हैविंग ए राइट। तो ये बी हैव सभी के लिए बोलने की कोशिश कर रहा है, और कॉमन टू ऑल होने के कारण हम लोग यूज करेंगे किसका यूज करेंगे, हम लोग यूज नहीं करेंगे आर हैविंग का, बल्कि यूज करेंगे हैव का। क्लियर। कह रहा माय फ्रेंड्स हैव या आर हैविंग फन इन गोवा। मेरे दोस्त लोग जो हैं ये क्या कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, कहाँ, गोवा में। अच्छा ये बात बताना, मेरे दोस्त लोग यदि मजे कर रहे हैं गोवा में, तो हमारे लिए क्या होगा, ये वाला स्पेसिफिक सेंस होगा, मेरे लिए होगा। ये सभी के लिए तो नहीं हो सकता, जो हमारे दोस्त हैं जरूरी नहीं कि आपके दोस्त होंगे, कॉमन टू ऑल तो होगा नहीं। तो कॉमन टू ऑल होगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पे हैव का यूज नहीं करेंगे, बल्कि यूज करेंगे किसका, आर हैविंग का। ठीक है, किसका यूज करेंगे, आर हैविंग का यूज करेंगे। अब कहता है आई हैव या एम हैविंग ए कप ऑफ टी। आई हैव या एम हैविंग ए कप ऑफ टी। अब जा सोचो, ये बात किसके लिए हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है, सबके लिए तो हो नहीं रहा है। और जब ये बात मेरे लिए हो रहा है तो कॉमन टू ऑल होगा नहीं, ये क्या होगा, मेरे लिए स्पेसिफिक सेंस होगा। आई होप कि आपको बात थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये बात और क्लियर हो, इसलिए इसमें बहुत टाइप का क्वेश्चन है। पहले इस बात को आप लोग एक बार फिर से समझिएगा, फिर से हम इसको समझा रहे हैं। दे हैव या आर हैविंग ए ह्यूज हाउस है। तो यहाँ पे हम लोग हैव का यूज क्यों किए, क्योंकि ये हमें क्या कराता है, कॉमन टू ऑल को रिप्रेजेंट कराने की कोशिश कर रहा है। दे हैव सभी के पास, तो कॉमन टू ऑल हो गया। द गेस्ट हैव या आर हैविंग डिनर। अब गेस्ट है ना, तो जिसके यहाँ गेस्ट आए उसके लिए क्या होंगे, जो डिनर कराएंगे तो खाना कराएंगे ही, उनके लिए होगा स्पेसिफिक सेंस। स्पेसिफिक सेंस होने का हम यूज किया आर हैविंग का। कॉमन टू ऑल तो सभी के लिए होंगे नहीं, जो आपके यहाँ गेस्ट होंगे अगले के यहाँ मुंह उठाकर तो ऐसे ही नहीं जाएंगे ना भाई। ठीक है, आगे देखो, कहता है बी हैव या आर हैविंग ए राइड इन विंटेज कार। ठीक है, अब कह रहा है बी है, तो हम सभी के लिए बात कर रहे हैं। जब सभी के लिए बात कर रहे हैं तो हो गया कॉमन टू ऑल। क्या हो गया, कॉमन टू ऑल। ठीक है, आगे देखो, माय फ्रेंड्स हैव या आर हैविंग फन इन गोवा। तो मेरे दोस्त जो है मेरे लिए स्पेसिफिक होंगे, खास होंगे, और मेरे लिए खास होंगे, तो हम यूज किए आर हैविंग का। अगला है आई एम या एम हैविंग फन, आई हैव या एम हैविंग ए कप ऑफ टी। ये बात मेरे लिए किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है, मेरे लिए बात किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे यूज किए क्या, एम हैविंग का। हम किसका यूज किए, एम हैविंग का। बात को और आगे लेकर चलते हैं सर। ठीक है, और आगे क्या, और आगे आपका क्वेश्चन है, क्या है भाई, क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। अब देखो बात को थोड़ा समझना, यदि आपको बात समझ में आ रहा है तो मेरे हिसाब से इसको लिखते भी चलो। ठीक है, यदि लिखते चलोगे तो बात और क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, अगला टाइप आप लोग के सामने है। पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। आपके सामने देखिए क्वेश्चन आ चुका है। एक सेकेंड, आपका ये टेस्ट होने के कारण क्या हुआ है कि पूरा स्क्रीन स्प्लिट हुआ है। स्प्लिट होने के कारण थोड़ा सा आपका टाइमिंग लेंगे। आप लोग क्या करना है, यहाँ पर से 10-15-20 सेकंड के लिए स्क्रॉल कर लेना। ठीक है, आगे की ओर इसको स्क्रॉल कर लेना। हम लोग थे कहाँ पे बाबू, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके थे, यहाँ पे हम लोग आए थे, है ना। पहला ये क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे, कर चुके थे। हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, हम लोग यहाँ से बात को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए आपके सामने सवाल है, अवर में थोड़ा इसको पहले पढ़िए। कह रहा है
आई फील या आई एम फीलिंग, आई फील या आई एम फीलिंग कोल्ड इन जनवरी, आई फील या आई एम फीलिंग कोल्ड इन जनवरी। अब जरा सोचो, जनवरी में ठंडा सिर्फ मेरे को लगेगा कि सभी को लगेगा? ऑब्वियसली सभी को लगेगा। जब सभी को लगेगा तो ये क्या होगा? कॉमन टू ऑल, और कॉमन टू ऑल होने का हम लोग यूज करेंगे किसका? फील का, ना कि आई एम फीलिंग का। बात क्लियर? कर आई फील या आई एम फीलिंग कोल्ड, मेरे को ठंडा लग रहा है, ठीक है। आई मस्ट कंसल्ट टू आई डॉक्टर, टू ए डॉक्टर। अब देखिए, अभी हम क्या करेंगे, जाकर के एक डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे क्योंकि मेरे को ठंडा लग रहा है। अब जब मेरे को ठंडा लग रहा है तो सभी को तो लग नहीं रहा है। जब मेरे को लग रहा है सभी को नहीं लग रहा है तो मेरे लिए स्पेसिफिक सेंस हुआ, और स्पेसिफिक सेंस होने का ना हम लोग यहाँ पे फील का नहीं बल्कि यूज करेंगे किसका? आई एम फीलिंग का। जो बात कॉमन टू ऑल सभी के लिए होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो स्पेसिफिक होगा वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब जो सभी के लिए होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब जो सिर्फ स्पेसिफिक आपके लिए। कह रहा है हाउ डू यू फील, तुम कैसा महसूस करते हो, या फिर हाउ आर यू फीलिंग। अंतिम में मेरे को क्या देना चाहिए? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो यह बात को समझना, हम आपसे पूछ रहे हैं, तो हम जब आपसे पूछ रहे हैं तो आपके लिए क्या हुआ? स्पेसिफिक हुआ कि हम सभी से पूछ रहे हैं। ऑब्वियसली हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, जब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या? आर यू फीलिंग, ना कि डू यू फील। बात क्लियर? जब हम आपसे पूछ रहे हैं तो आपसे पूछना हमारा क्या हुआ? स्पेसिफिक हुआ। अगला देखिए, कहता है माई मदर फील्स या इज फीलिंग द पल्स ऑफ हिज सन। अब देखो, अब जो मदर है वो अपनी माँ, जो मदर है जो अपनी बेटा का जो यदि वो पल्स को चेक करती है तो महसूस अपने आप में करती हो कि उसका पल्स हाई है, ऊपर है या नीचे है ना, डाउन है, अप है। तो ये जब ये फील करेगी तो इसके ये बेटा के लिए जो माँ का जो फीलिंग है वो क्या होगा? अपने आप में स्पेसिफिक होगा, है ना। स्पेसिफिक होने का हम यूज करेंगे इस फीलिंग का, ना कि यूज करेंगे फील्स का। क्लियर? फिर से जरा बात को देखिए, पहला सेंटेंस है आई फील या आई एम फीलिंग कोल्ड इन जनवरी। जनवरी में ठंडा सभी को लगता है, सभी को ठंडा लगने के कारण ये हमारा हो जाएगा कॉमन टू ऑल, यहाँ पे यूज करेंगे फील का। आई फील या आई एम फीलिंग कोल्ड, मेरे को ठंडा लग रहा है। आई मस्ट कंसल्ट टू ए डॉक्टर, तो हम क्या करें? डॉक्टर से कंसल्ट करें। सिर्फ मेरे को ठंडा लग रहा है, ये मेरे लिए स्पेसिफिक हुआ, और स्पेसिफिक होने का हम यूज किया यहाँ पे आई एम फीलिंग का, ठीक है। हाउ डू यू फील या आर यू फीलिंग यहाँ पे है। अब जब हम आपसे पूछ रहे हैं तो आपसे पूछना हमारा क्या हुआ? स्पेसिफिक सेंस हुआ, और स्पेसिफिक सेंस होने का हम यहाँ पे यूज किए आर यू फीलिंग, ना कि डू यू फील। क्लियर? अगला बात आपके सामने है, द मदर फील्स या इज फीलिंग द पल्स ऑफ हिज सन। एक माँ अपने बच्चे को स्पेसिफिक सेंस पे देखती है, और स्पेसिफिक सेंस में देखने का हम यहाँ पे यूज करेंगे इज फीलिंग का। बात क्लियर? आगे हम लोग बात को लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पहले से इरेज कर देना चाहेंगे। भाई आप लोग को लग रहा हो कि इसको इरेज क्यों कर रहे हैं? इरेज नहीं करेंगे तो जो हम अभी इस बात को लिखे हैं हमारा नेक्स्ट पेज पे जाकर पहले लिखा सकेगा, इसलिए पहले हम इसको क्या कर रहे हैं? इरेज करते रहे। फिर आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, जरा देखिए। अगर मैं आपको दो टाइप में क्वेश्चन दिया गया है, दोनों टाइप को थोड़ा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला है द रोज स्मेल्स या इज स्मेलिंग स्वीट, है ना। द परफ्यूम स्मेल्स या इज स्मेलिंग ऑसम, द डिश स्मेल्स या इज स्मेलिंग नाइस। यदि हम इसको देखें तो थोड़ा बात को समझिएगा। इसको यदि हम देखें तो गुड और बैड सेंस में देख सकते हैं। स्मेल को यदि हम देखें तो हम गुड सेंस में देखें, और गुड सेंस में देखने के कारण हम इसको बोलना चाहेंगे क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट एक कंडीशन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इसको बोले। यदि हम इसको बैड सेंस में देखना चाहें तो बैड सेंस में यदि हम इसको देखें तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, गुड सेंस में देखने और बैड सेंस में देखने वाला, गुड मतलब कॉमन टू ऑल। हम फिर से बोलना चाहिए क्योंकि कंटिन्यूअस को हम लोग कॉमन टू, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग कॉमन टू ऑल से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे हम लिख दिए कॉमन टू ऑल, कॉमन टू ऑल। और यहाँ पे हम बैड सेंस का मतलब क्या बोलना चाहेंगे? स्पेसिफिक सेंस बोलना चाहेंगे, स्पेसिफिक सेंस, ठीक है। तो देखिए क्या लिखने हैं, क्या लिखा है यहाँ पे? स्पेसिफिक सेंस, ठीक है। अब थोड़ा आपके सामने सवाल है, तीनों को थोड़ा समझिएगा।
बोल रहा था रोज स्मेल्स या इज स्मेलिंग स्वीट। जो रोज है वो क्या करता है, लगभग सभी को अच्छा ही लगता है। जब सभी को अच्छा लगेगा, अब देखो आप बोलेंगे सभी को अच्छा लगेगा, थोड़ा सा बात फंसते, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखे, गुड सेंस। क्या लिखे, गुड सेंस। गुड सेंस बोलने का मतलब क्या है हमारा, ये लगभग क्या होता है, ये जो रोज है ये अच्छा सुगंध देता है ना। अगला क्या है, द परफ्यूम स्मेल्स या इज स्मेलिंग ऑसम है। ठीक है, तो ऑसम होने के कारण क्या चाहिए, गुड सेंस है, और गुड सेंस के कारण हम क्या यूज करेंगे, स्मेल्स का। द डिश स्मेल्स या इज स्मेलिंग नाइस। तो तीनों आपका गुड सेंस है, और गुड सेंस में रिप्रेजेंट होने के कारण हम यहाँ पे यूज करेंगे किसका स्मेल्स का। ठीक है, यदि मान लो यहाँ पे हम ऑसम की जगह यूज करते ऑफुल, भयंकर, तो यदि मेरे को अच्छा नहीं लगता तो इस कंडीशन में हमारा यूज होता है किसका, इज स्मेलिंग का। ठीक है, आगे देखो अगला क्या है, बी हियर या इज हियरिंग। यहाँ पे इज आपका छूटा हुआ है, बी हियर या इज हियरिंग द नॉइज ऑफ द फैंस। यदि इसको हम देखें तो हियर का मतलब क्या समझे, कॉमन टू ऑल। आज ही इज हियरिंग का मतलब स्पेसिफिक सेंस। अब पंखा चल रहा है तो भाई सुनाई तो सभी को देगा ना, पंखा चल रहा है तो सभी को सुनाई देगा, इसीलिए यहाँ पे हम यूज करना चाहेंगे क्या, हियर का। ठीक है, द जज हियर्स या इज हियरिंग द आर्गुमेंट। अब देखो जज जो है वो सबके लिए तो सुनवाई करेगा नहीं, वो सुनवाई तो किसी खास के लिए करेगा, और जब किसी खास के लिए करेगा तो ये क्या चीज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंस में होगा, क्योंकि जज जो है स्पेसिफिक सेंस में सुनवाई करेगा। किस सेंस में, स्पेसिफिक सेंस में सुनवाई करेगा। आप जो बंदा से रिलेटेड केस होगा उसके बारे में सुनवाई करेगा। अब हम कोर्ट में जाएंगे, नॉर्मली हम जाकर बैठेंगे तो मेरे ऊपर तो सुनवाई नहीं कर देगा कि भाई तू कहाँ आकर बैठा है, जिसके बीच में मुद्दा चल रहा होगा उसके बीच का ये बात होगा। कारण हिज फादर हियर्स या इज हियरिंग द रीजन ऑफ दिस फेलियर। अब देखो ये पिता जो है क्या करते हैं, अपने बेटे का क्या कर रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि भाई वो फेल क्यों हुआ। तो अपने बेटे के लिए क्या हो गया, इनके पास स्पेसिफिक सेंस हो गया। कैसा सेंस हो गया, स्पेसिफिक सेंस हो गया। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हम लोग हियर्स का यूज नहीं करेंगे, ना ही हम लोग हियर्स का यूज यहाँ पे करेंगे। क्लियर, क्योंकि हर पिता के लिए उनका बच्चा क्या होता है, अपने आप में खास होता है। क्लियर, हर पिता के लिए अपने आप में बच्चा क्या होता है, खास होता है। तो चलिए हम लोग इस बात को यहाँ तक जाने, आगे भी इस कंसेप्ट को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, इरेज कर देना चाहेंगे। और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कोई कमी नहीं है। देखिए क्वेश्चन इसलिए आपका ज्यादा कराया जा रहा है ताकि आपका कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो सके। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, जरा एक बार इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। आई थिंक आई एम थिंकिंग ऑफ यू, आई थिंक आई एम थिंकिंग दैट यू आर राइट, आई थिंक आई एम थिंकिंग ऑफ मीटिंग यू। ठीक है, द मैनेजर थिंक्स या इज थिंकिंग ऑफ ए न्यू ब्रांच। अब जब हम थिंक करेंगे तो थिंक करने का ऑब्वियसली मेरा जो सेंस निकलता है वो हमारा सेंस होगा प्लानिंग से रिलेटेड। किसी से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड। जब प्लानिंग से रिलेटेड होगा तो ये हमारा स्पेसिफिक होगा, क्योंकि प्लान तो हम खुद के लिए बनाएंगे। जब खुद के लिए हम प्लान बनाएंगे तो हमारे इस कंडीशन में हम यूज करेंगे किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जब हमारा सेंस प्लानिंग से रिलेटेड नहीं होगा, यानी नॉर्मल सेंस में, जनरल सेंस में बात करेंगे, तो जनरल सेंस में बात करने का मतलब क्या चीज हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कब, कौन सा सेंस में, जनरल सेंस में। कौन सा सेंस में, जनरल सेंस में। ठीक है, जनरल सेंस में हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और जब हम कोई प्लानिंग से रिलेटेड बात करेंगे तो हमारे बात होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इससे रिलेटेड अब आप बात को थोड़ा समझिए, आपके सामने एग्जांपल है। कह रहा आई एम या आई एम थिंकिंग ऑफ यू, तो हम आपके बारे में सोच रहे हैं, इसमें कोई प्लानिंग का बात नहीं, नॉर्मल सा बात है, जनरल सेंस है, इसीलिए हम यहाँ पे यूज करना चाहेंगे क्या चीज, आई थिंक का। आई थिंक या आई एम थिंकिंग दैट यू आर राइट, इसमें कोई प्लानिंग का बात नहीं है, ये जनरल सेंस की बात है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज करना चाहेंगे क्या, थिंक का। पर आई थिंक या आई एम थिंकिंग ऑफ मीटिंग यू, मीटिंग करने का मतलब क्या है, मीटिंग हम कब करेंगे, जब हमारे पास कोई क्या हो,
प्लान में, और जब प्लान का बात होगा तो यहाँ पे हम आई एम थिंकिंग का यूज करेंगे। द मैनेजर थिंक्स या इज थिंकिंग ऑफ ए न्यू ब्रांच, जब मैनेजर है किसी ब्रांच को नया खोलने के बारे में सोच रहा है तो ये क्या कर रहा है, अपने आप में प्लान बना रहा है, इसीलिए हम यूज करना चाहेंगे किस चीज का यूज करना चाहेंगे, इस थिंकिंग का यूज करना चाहेंगे। क्लियर, आगे बात को थोड़ा लेकर चलते हैं। आई होप कि आपको इतना क्वेश्चन करके पैटर्न कुछ समझ में आ चुका होगा। कुछ क्या यदि आपको, देखो हम एक बात बोलना चाहेंगे, यदि पैटर्न में थोड़ा सा आपको हार्ड जैसा कुछ लग रहा था, इसको एक बार, दो बार, तीन बार थोड़ा रिपीट करके जरा सुनना, गहराई से इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें कुछ हार्ड है नहीं। ठीक है, अब देखो आपके सामने हम कुछ इस बात को बढ़ाकर हम लेकर आए हैं, तो थोड़ा सा बात को थोड़ा समझिएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने कुछ टर्म है, जैसे इंग्लिश को यदि हम देखें तो ये आपको रिप्रेजेंट कराने का काम करता है, किसी को, लैंग्वेज को। ये किसको रिप्रेजेंट कराने की कोशिश करता है, लैंग्वेज को, इंग्लिश ग्रामर में, है ना। यदि हम जो पढ़ रहे हो ग्रामर में, तो ग्रामर हमारा कैसा हो सकता है, फॉर्मल, है ना। तो देखना बात को थोड़ा समझना, कुछ सेंस हमारा हो सकता है फॉर्मल और कुछ सेंस हमारा हो सकता है इनफॉर्मल। जब हमारा ग्रामर फॉर्मल होगा तो फॉर्मल को हम लोग क्या करते हैं, रिटेन। जब इनफॉर्मल होगा तो नॉर्मली होगा ये क्या, स्पोकन। जब हमारा ये फॉर्मल होगा तो हमारा बोलने में क्या चाहिए होगा, हम यूज करेंगे क्या, हम लोग यूज करेंगे क्या, कंप्लीट सेंटेंस या वर्ड या फ्रेज जो हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन जब हमारा इनफॉर्मल होगा तो हमारा सेंटेंस भी कैसा हो सकता है, इनकम्प्लीट हो सकता है। जब हमारा बात फॉर्मल होगा तो हम ग्रामर ओरिएंटेड बात करेंगे, ना कि नॉन ग्रामर ओरिएंटेड बात हम लोग नहीं करेंगे। नॉन ग्रामर ओरिएंटेड बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा इनफॉर्मल। जो हम बात करेंगे फॉर्मल तो हमारा मीनिंग कैसा मिलेगा, स्पेसिफिक मीनिंग मिलेगा, ना कि एम्बिग्यूअस मीनिंग मिलेगा। ठीक है, क्लियर। जब फिर सुनना, फॉर्मल को हम क्या करते हैं, रिटेन, और रिटेन हमारा क्या देता है, कंप्लीट सेंटेंस, वर्ड या फ्रेज देने की कोशिश करता है। और ये ग्रामर ओरिएंटेड होता है, ग्रामर ओरिएंटेड होने का हमको स्पेसिफिक सेंस, स्पेसिफिक मीनिंग मिलता है उसका। ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल होने का नहीं, नॉर्मली स्पोकन होता है, और स्पोकन में हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, ये नॉन ग्रामर ओरिएंटेड होता है, और एम्बिग्यूअस मीनिंग ये देता है आपको। ठीक है, बात क्लियर। थोड़ा बात को हम फिर से बोलना चाहेंगे कि आप लोग नोट भी करते चले जाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या करना, आप इसको नोट भी करते चले जाना। अब देखिए थोड़ा आगे, यदि हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑब्वियसली रिप्रेजेंट कराता है किस चीज को, कमेंट्री को। कमेंट्री को यदि देखें तो हम आमतौर पे बोल सकते हैं कि हमारा जो कमेंट्री है ये हेयर या देयर से शुरू होता है। जैसे बोलते देयर गोज अनदर 6, है ना, एक छक्का और लगा, तो बेस्टमैन खेल रहा है तो एक छक्का और लगा। हियर कम्स मोहन, यहाँ मोहन आता है। ठीक है, ये जो है हमको रिप्रेजेंट कराता है किस चीज को, हैबिट को। देखो एक बात जरा समझना, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमको रिप्रेजेंट कराता है हैबिट को, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखे, हैबिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यदि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो हैबिट को रिप्रेजेंट कराता नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये पूरा बात को हम बोलने का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, जो अभी हम आपको बताएं कि जो फॉर्मल होता है इनफॉर्मल होता है, तो ये दोनों में अंतर क्या है। जैसे देखिए, क्योंकि यहाँ पे इसको पहले हम पहले क्या करते हैं, पहले इसके एग्जांपल को समझते हैं। जैसे हम बोले ही ऑलवेज कम्स लेट, ये हमारा बात क्या है, अपने आप में सही है। क्या ही इज ऑलवेज कमिंग लेट, ये बात हमारा गलत है, लेकिन लिखे तो हम दोनों। अब ये दोनों में अंतर क्या है, ये हमारा क्या है ना कि हमारा रिटेन है, यानी ग्रामर ओरिएंटेड है, लेकिन ये हमारा क्या है, स्पोकन है, नॉन ग्रामर ओरिएंटेड। ये हमारा कैसा है, ग्रामर ओरिएंटेड है, ग्रामर ओरिएंटेड है। और ये हमारा कैसा है, नॉन ग्रामर ओरिएंटेड है, नॉन ग्रामर ओरिएंटेड है, जिसका अपने आप में कंप्लीट सेंस होता है, कंप्लीट मीनिंग है। इसका क्या है, कंप्लीट मीनिंग है, कंप्लीट मीनिंग है इसका, लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसको बोलते हैं नॉन कंप्लीट मीनिंग है इसका।
ऐसा क्यों? तो बात को समझना, ये जो है जब हम लोग हैबिट को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड में इज ए मार लगाते हैं तो हो सकता है ये आपको रिप्रेजेंट कराने की कोशिश करता है एंगर को, फ्रस्ट्रेशन को, या डिसअपॉइंटेड, निराशा को, है ना। जैसे बोला ही इज ऑलवेज कमिंग लेट, ये हमेशा लेट आता है, ये निराशा को रिप्रेजेंट करा रहा है। यानी ये बोलने के लिए सही है, ग्रामेटिकली ये क्या है? गलत है। ग्रामेटिकली क्या होना चाहिए? ही ऑलवेज कम्स लेट। क्लियर? यानी ये हमारा यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम यूज करते हैं इस बात को, तो ये हमारा स्पोकन हो जाएगा, नॉन ग्रामर ओरिएंटेड, इनकम्प्लीट सेंटेंस ये बन रहा है, मतलब कंप्लीट, ये सिर्फ बोलने के लिए, ग्रामेटिकली क्या चीज है? रॉन्ग हो जाएगा। बात क्लियर? थोड़ा हम आगे चलते हैं बात क्लियर, ठीक है। ये थोड़ा हम इसलिए बता दिए ताकि आप लोग इस बात को, जैसे इज ऑलवेज, ये सब आप लोग यूज नहीं करो, इज ऑफन, इज ऑकेजनली, इज फ्रीक्वेंटली, है ना, ये सब वर्ड को आप यूज नहीं करो। ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कराता है बाबू? तो एंगर को रिप्रेजेंट कराता है, फ्रस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कराता है, और डिसअपॉइंटेड मतलब निराशा को ही आपको रिप्रेजेंट कराने की कोशिश करता है, ठीक है। क्लियर? चलिए थोड़ा अब देखिए, ये जो है आपका नॉर्मली हम बोले अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्म में यदि आप यूज करते हो तो ये आपको एम्फैसिस भी क्रिएट कराने की कोशिश करता है। क्या कराने की कोशिश करता है? एम्फैसिस, सेंटेंस को जोरदार बनाने की कोशिश करता है। जैसे आपके सामने लिखा है आई वर्क फॉर माई फैमिली, मैं अपने परिवार के लिए काम करता हूं। तो आई डू वर्क फॉर माई फैमिली, मैं अपने परिवार के लिए ही काम करता हूं, मैं अपने परिवार के लिए ही तो काम करता हूं। यानी डू या डज का यूज होता है तो सेंटेंस के अंत में ही तो है का यूज करते हैं हम लोग, है ना। सी डज अ बुक, है ना, सी रीड्स अ बुक है, वह किताब पढ़ती है। तो सी डज रीड अ बुक, वह किताब पढ़ती ही तो है, ही तो है मतलब ये आपको क्रिएट करना चाह रहा है क्या चीज? एम्फैटिक ये सेंटेंसेस बना रहा है। किस प्रकार के सेंटेंसेस बना रहा है? एम्फैटिक सेंटेंसेस। और एम्फैटिक सेंटेंसेस आपको क्रिएट कराने की कोशिश करता है एम्फैसिस को सेंटेंस में, जो सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। पता है ये आपको रिप्रेजेंट कराता है क्या चीज? ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, जो पहले घटना घट चुका है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कराता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे अकबर असेंड्स द थ्रोन। इसके अलावा भी और, अभी हम थोड़ा सा आगे चलिए, थोड़ा सा आगे आप जाकर देख सकते हैं बात को, देखिए। अच्छा, यहाँ पे हम 4 प्रकार का बात किए। पहला कमेंट्री था, दूसरा क्या था? जनरल सेंस में जो हम लोग बोलने के लिए यूज कर रहे थे, जिसमें आपका फ्रस्ट्रेशन, एंगर और डिसअपॉइंटेड को रिप्रेजेंट करा रहा था। ये सारा बात प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तीसरा क्या है आपका? ये आपको सेंटेंस में एम्फैसिस क्रिएट कराने के लिए यूज होता है। और चौथा ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आइए हम थोड़ा आगे चलें। सेंटेंस के आखिरकार सबसे अंतिम में, तो जरा देख लीजिएगा, आपका बात आज का यहीं तक है, ठीक है। अब थोड़ा बात को थोड़ा समझिए। ये जो क्लास आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ये बिल्कुल एक लेवल की तरह आपको दिया जा रहा है। इसमें इस कंसेप्ट, ये जो आपको बताया जा रहा है, पूरे क्लास के सीरीज में हम चाहेंगे कि आप इस बात को लिखते भी चले जाए। देखिए, आपको कुछ 5, 6, 7 क्लास एडवांस लेवल का दिया जाएगा। इसके अलावा 10 स्पेसिफिक सिर्फ क्वेश्चन सीरीज बैच आने वाला है। इस क्वेश्चन सीरीज आपको वीडियोस देंगे, इसमें हर क्लास में आपको 30 से ज्यादा क्वेश्चन कराया जाएगा। यानी 10 क्लास में 300 से अधिक ज्यादा क्वेश्चन, 300 से अधिक क्वेश्चन हम लोग कराएंगे आपको, जिसमें बिल्कुल बेसिक टू एडवांस बात होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।